जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। साइंस की क्विज आपको दी गई थी जिसका आंसर दूसरे दिन नहीं अपलोड किया जा सका कुछ कारणों से। तो चलिए साइंस के उत्तर को हम जान लेते हैं। काफ़ी लोगों ने अपने उत्तर दिए हैं। आई थिंक 80 चैट्स आ चुके हैं, 80 उत्तर आए हैं, जिसमें अगर बात करें तो जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट तो काफ़ी हैं, लेकिन टॉप 3 स्टूडेंट हमें निकालने होते हैं। तो टॉप 1 पर हैं प्रभात, टॉप 2 पर अगर हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे तो शिखा अवस्थी हैं, और थर्ड नंबर पर बात करते हैं तो शालिनी पटेल जी हैं। लेकिन अपने उत्तरों में थोड़ा सा आप लोगों ने जो गलतियां की हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन है आप लोगों के बीच में स्कोर लाने में। तो पहले जो क्विज में और दूसरे क्विज में भी प्रभास नंबर 1 पर रहे थे, तीसरे क्विज में भी प्रभास नंबर 1 पर हैं। तो प्रभास आपके लिए क्लैप कर रही है हमारी टीम। भाई आपने बहुत अच्छा किया है। तो ये रहा आपके लिए, यानी कि आपने भाई बिल्कुल सही उत्तर दिया। आपने तीनों क्विज में टॉप 3 पर रहे हैं, तो आपके लिए भाई ये बधाई के पात्र हैं आप। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो सिर्फ जय हिंद करने आते हैं, ऐसे नरेंद्र जी हैं, उत्तम जी हैं, तो एक प्रश्न के उत्तर देते हैं बस चले जाते हैं। फिर आप हौसला मत हारिए भाई, आप दो गलत सही कुछ भी दो। पुतीलाल जी हैं, पुतीलाल जी जय हिंद करके बोल के चले जाते हैं। राजकमल ने तो एक उत्तर उन्होंने दिया, वो भी चले गए। ऐसे काम नहीं चलने वाला मेरे भैया, आप लोगों को उत्तर देना है, तभी तो हम और जाकर के क्विज निकाल पाएंगे। तो चलिए, ये सब बातें तो हम करते ही रहते हैं, आपको हम रोज डांटते हैं भाई, डांटने के लिए तो हम बदनाम ही हैं। ये सर आते हैं डांट के चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, आपकी ये आपके लिए डांट मार है ना, ये टोने का काम करती है। तो सीरीज अपने चलते हैं क्विज पर। साइंस का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता आपको पता है कि थियोफेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं, ये आपको पता होगा आई होप। क्योंकि वनस्पति, देखिए, जब वनस्पति विज्ञान की बात आती है तो आपको सिर्फ एक समझ में आता है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक होता है जियोलॉजी, एक होता है बॉटनी। ये बनती है आपकी बायोलॉजी। जियोलॉजी और बॉटनी दोनों मिला के बनती है। तो जियोलॉजी यानी कि जो जंतु विज्ञान है, बायोलॉजी यानी जो बॉटनी है वो आपके वनस्पति विज्ञान है। जंतु विज्ञान में आप जानते ही हैं कि आते हैं भाई, कौन आते हैं आपके, अरस्तु चले आते हैं। इसमें आप बात करते हैं थियोफेस्टस की बात करते हैं। बहुत से कम लोगों को थियोफेस्टस नाम याद रहता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, थियोफेस्टस। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, ओके। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सेम उनके ये जो शुरुआत के मेरे 3 प्रश्न हैं और उनके 3 प्रश्न बिल्कुल मैच किए हैं। बच्चों ने काफ़ी ऑफलाइन क्लास के बच्चों ने बताया भी कि सर इसका खुलासा करने वाले प्रभास जी ही हैं, कि सर आपके जो क्वेश्चन पेपर थे, जो क्विज थी, वो काफ़ी बड़े चैनल पे भी मैच करके मिली। तो साथियों, बस आपका प्यार स्नेह बना रहे, हम आपके लिए इसी प्रकार कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है आपसे, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने द्वारा किया गया था। जो बायोलॉजी शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो किया गया था लेमार्क और टेविनियन के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेमार्क थे और टेविरेनियंस जो थे, ये 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर सबसे पहले जिन्होंने जो शब्द दिया था वो था बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी यानी कि अगर हम बात करते हैं बायो और लॉजी दोनों को मिलाकर उन्होंने एक शब्द दिया था बायोलॉजी, ठीक। इसी में डिवाइडेशन मैंने आपको बताया कौन सा है, एक जियोलॉजी है, एक बॉटनी है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता यहाँ पे हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। अब देखो यहाँ पे हिप्पोक्रेटस जो है, आप याद करते हो हिप्पोपोटामस, एक अगर बात करते हैं तो आपको पता है दरियाई घोड़े को हिप्पोपोटामस कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हिप्पोक्रेटस याद करिएगा, ये आपके जो चिकित्सा शास्त्र के जनक है। लेकिन अगर मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पे कर दूं, आप उत्तर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, यानी कि इंडियन जो चिकित्सा शास्त्र होती है उसका जनक कौन है। ये तो विश्व लेवल पर आपने बताया था, इनका नाम था। अब आप बताओगे हमें इस पे। हिप्पोक्रेटस हैं, ये वर्ल्ड लेवल पर हैं, आपको इंडिया के लेवल पे बताना है, ओके। कमेंट्स बॉक्स में उत्तर कमेंट्स जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, किस शैवाल से। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न किया जा रहा है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर काफी लोगों ने प्रयास तो किया है। सबसे पहले उत्तर तो प्रभास के ही आ गए थे। इसे बात करते हैं, लेमिनेरिया जो है एक एल्गी होता है, एक शैवाल है, एक एल्गी मतलब ये एक समूह होता है। लेमिनेरिया एक से कहते हैं आप बहुत ज्यादा काई का एक समूह होता है। इसमें बड़े बड़े यानी कि छोटे छोटे पत्तों को मिला के एक बड़ा पत्ता बनता है। अब ये होता है क्या, ये मूवमेंट यानी कि मूव ऑन करता रहता है। ये खासतौर पर मूंगा चट्टानों पर मिलता है, इसी में आयोडीन होता है। मूंगा चट्टानों पर ये जमती हैं, इसके ऊपर आयोडीन होता है। आयोडीन यानी कि पता है आपको कि मनुष्य को प्रतिदिन
एक दिन में सुई की नोक के बराबर आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की कमी से आपको पता है कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक प्रश्न अच्छा सा ये बनता है आपके लिए है, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर करिएगा। जो ये लैमेनिया जो है आपका, ये जो सवाल है, जो एल्गी है, ये किस समूह में आता है? तो जो बीएससी बायो स्टूडेंट है वो प्लीज आंसर दें कि किस समूह का है, किस संघ का ये परिवार में आता है। इसका परिवार अलग है, संघ अलग है, दोनों आपको बताना है कि परिवार से किस से बिलोंग करता है और किस संघ में आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का डबल जो हिक्केल मॉडल है किसके द्वारा दिया गया था? डीएनए का डबल हिक्केल मॉडल। अब डीएनए समझिएगा, यहाँ पे जो डीएनए की बात की जा रही है, तो ये जो डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर, ये जो डबल बॉन्ड, ये जो आगे निकल के ये चला जाता है, ये जो डबल बॉन्ड वाले आते हैं, इसको पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ पे तो उत्तर काफी लोगों के सही है। डीएनए का अगर हम बात करते हैं, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया था। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, अगर यहाँ बात करते हैं, दोनों को समझिएगा, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में इस मॉडल को दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो लोग आते हैं, जेम्स आगे, और यहाँ पे जो है एक दूसरा नाम बताया गया, क्रिक का नाम बताया गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है, मधुमेह रोग में प्रयुक्त होने वाली इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? तो मधुमेह रोग में जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन देखिए, एक पेंसुलिन है, एक इंसुलिन है। कंफ्यूज हमारा बच्चा जो होता है ये यही पता है कि इंसुलिन और पेंसुलिन। हमने प्रश्न किया आपसे इंसुलिन, कुछ लोगों ने पेंसुलिन की ओर वो पेंसुलिन समझ बैठ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ये प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एग्जाम में गलती नहीं होनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपसे कहा जाए, FG बैटिंग एवं बेस्ड है। यहाँ पे देखिए FG बैटिंग और बेस्ड हैं, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दोनों का कंबाइंड, कभी कंबाइंड नहीं आता है, कभी कभी सिर्फ FG दे देता है या बेस्ड दे देता है। ठीक है, बैटिंग बेस्ड लिखा होता है बस। तो आप FG एवं बैटिंग बेस्ड आप दोनों कर सकते हो, वरना एक नाम मिलता है तो एक को भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, परेशान मत होइए, ये से जो प्रश्न है आपके, कुछ प्रश्न अगर आपसे देखिए, मेरा जो आपको बताऊं, मैं ये क्विज का जो सही तरीका मैंने आपसे किया है, मैं बता दूं आपको, आप समझना, एक छोटी सी बात समझना, अभी बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी। आप 1992 का आईएएस का पेपर उठाना। ठीक है, आईएएस एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा 1992 का पेपर उठाना, और उसमें एक प्रश्न आता है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, ये आपको पता है, दोनों को आगे मिलती है। लेकिन दोस्तों 2012 में रेलवे का यही प्रश्न, इसी रेलवे में नागपुर सेंटर पे पूछा गया, नागपुर सेंटर में पूछा गया। मैंने दिया, मैं जानता हूं इस चीज को, मैंने ये खुद दिया है, नागपुर सेंटर पे जाकर के मैंने पेपर दिया इस प्रश्न को और इस प्रश्न को। अब आप देखो 30 साल के अंतर इस प्रश्न का वैल्यूएशन गिर गई, इसकी जो वैल्यू, इसकी जो मार्केट प्राइस रेट या जो भी कहें इसका, ये डाउन हो गया, डम कर गई। ठीक है, तो होता क्या है भाइयों कि जो प्रश्न कभी आईएएस के होते हैं वो बताइए, इसमें पूछा जा रहा है, ये पेपर था सी ग्रुप यानी टीसी का था, टिकट कलेक्टर का था। आप सोचो, सी ग्रुप डी ग्रुप में ये प्रश्न आया, आईएएस का प्रश्न आया। ठीक है, समझ रहे हो आप? बिल्कुल, आप खुला चैलेंज है भाई मेरे, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, हाँ, रेलवे का आपको पेपर मिलता नहीं, इसलिए दीपक सर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पीडीएफ फाइल में आप मिला के देख सकते हो, या आप उठाना, जिसे कहते हैं ना, एक आता ना स्पीडी में दिया होगा, स्पीडी में आप उसको मिलान करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, अब मेरा ये मानना, जो आपको लिए प्रश्न मैं लेके आ रहा हूं, ये प्रश्न कुछ सब मिले हुए 2013 के एसएससी के प्रश्न हैं, कुछ हम बात करते हैं 2013 के ही पीसीएस के प्रश्न हैं ये। ठीक है, और उसी के बाद कहें लोअर पीसीएस के भी हैं। ठीक, और इसी में बात करते हैं बहुत से प्रश्न, यानी कि हम काफी एग्जाम्स को मिलाकर प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। और जो मेरा मानना ये है, जैसे कि 2012 में जो दरोगा के पेपर हुए थे, उसका पेपर देखें और इसके पेपर में बहुत अंतर हो चुका है, जमीन आसमान का अंतर हो चुका है, लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो उन सबको मिला करके ये प्रश्न लाए जा रहे हैं। क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि प्रश्नों को बनाने में थोड़ा ऐसे नहीं कुछ रैंडमली कर सकते भाई, अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आपको बस धोखा देते रहें और बस उठा करके ऐसे आलतू फालतू के प्रश्न पूछते रहे, ऐसा नहीं है भाई। आप देखो, ध्यान से देखोगे तो प्रश्न आपको पूछे प्रश्न ही मिलेंगे। ठीक है, मेरा कोई प्रश्न पढ़ाया हुआ, मेरा कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो किसी परीक्षा में पूछा ना गया हो, इस बात की मैं खुली गारंटी और खुला चैलेंज देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है, बेरी बेरी रोग
की खोज किसके द्वारा की गई थी? बेरी बेरी रोग। हाँ, पहले बेरी बेरी रोग की आपने आंसर काफी लोगों ने सही आया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अब इसका उत्तर सुनिए, बेरी बेरी रोग किसके जो खोज करता है वो कौन है? आइजन मैन है, आइजन मैन। यहाँ पे आइजक मैन है उनका नाम, पूरा नाम है आइजक मैन। लिखने की आवश्यकता, आई होप मुझे लगता है लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इतना प्रोनाउंसिएशन समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपको उत्तर देना है बेरी बेरी रोग जो होता है वो किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है जीवाणु की खोज, जीवाणु की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए, ल्यूवेनहॉक। अब जीवाणु की खोज है, अब जीवाणु से रोग वाले इसी में प्रश्न मिले हुए हैं। विषाणु की खोज हो सकता है अगली बार हम पूछ लें आपसे। ठीक है, ध्यान है, क्योंकि कोरोना वायरस चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है? ये जो हमारे बोन्स होते हैं, बोन्स, इस बोन्स में कितने परसेंट फास्फोरस होता है बॉडी के बोन्स में बोले? तो यहाँ पे फास्फोरस अगर हम कहें तो 8%। 90 प्रश्न का उत्तर है 8%, यानी कि 90 प्रश्न को 8 से जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारी बॉडी में कितना, हमारी बॉडी की जो हड्डियां उसमें फास्फोरस कितने परसेंट होता है? 8% होता है। कभी कभी पूछा ना बॉडी में ब्लड कितने परसेंट होता है, तो बॉडी के वेट का 7% होता है। या हम एक से प्रश्न आपसे पूछ के छोड़ दे रहे हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि हमारी हड्डियां जो होती हैं शरीर के कितने भाग का, वजन का कितने परसेंट होती है? हमारी जो शरीर की पूरी हड्डियां होती हैं इनका वजन और बॉडी का वजन कितना परसेंट एक दूसरे का होता है? आपको ये उत्तर देना। समझ में आ रहा ना? ऐसे मेरा वजन 70 kg है, ठीक है, 70 kg मेरा वजन है, तो आपको मेरी हड्डियों का जो वजन है कितने परसेंट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अब यहाँ पे दिया जा रहा है किस पौधे में बीज होता है किंतु फल नहीं आता है? जी, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न था। थोड़ा सा ऐसा प्रश्न अलग की परीक्षा में आते नहीं है। ये थोड़ा सा आपको बीच में जैसे होता है ना, सब प्रश्न पढ़ते समय बीच में एक ऐसे प्रश्न बच्चों को लुभाते बहुत हैं, लेकिन पेपर में आते नहीं है। हम आपको बताते हैं, जो नया जो स्टूडेंट तैयारी करने वाला है उनको ये प्रश्न सुनने में बड़ा मजा आता है। हाँ सर जी, ऐसा कोई पैदा होता है? अच्छा, उसमें फल मतलब नहीं लगेगा लेकिन बीज आ जाएगा? चमत्कार है भाई। तो बहुत से ऐसे गांव में देखो कहावत है नहीं कि ऐसा कौन सा फल जो है उसका फूल कभी नहीं होता लेकिन फल देखने को मिलता है। जैसे कहते हैं गूलर का फूल, तो गूलर का फूल मिल जाए तो आदमी अमीर बन जाता है। उसकी जो है हर गांव में एक कहानी होगी कि एक बुढ़िया जा रही थी दही लेकर के, उसकी दही में वो गूलर का फूल गिर गया, उसकी दही खत्म ही नहीं हो रही थी, वो एकदम अमीर बनते चली गई। ये सब कहावतें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। साइंस इसे बिल्कुल नकारता है, क्योंकि कुछ ऐसे जो होते हैं पौधे जो होते हैं पादप, जिनके अंदर यानी कि फूल का निर्माण पहले होता है, वो बाद में फल बन जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार में एक ऐसा पौधा है साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर फल का निर्माण नहीं होता लेकिन बीज होता है। अब आपसे अगर मैं प्रश्न करूं, बताओ धनिया बीज है या फल है, तो आप क्या लगाओगे? जीरा बीज है या फल है, क्या लगाओगे आप? मेथी बीज है या फल है, क्या लगाओगे आप? सौंफ बीज है या फल है, क्या लगाओगे आप? ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हुए। जो ये मैंने पूछा आपसे ना धनिया, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप मुझे इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। देखिए डिस्कशन में आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर 50 प्रश्न है तो मैं उन्हें 100 रखने की क्षमता रखता हूं, उनको 100 बढ़ाकर कर ले जाऊंगा। ये मेरा ये इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी है। ठीक, अगर आपको 50 प्रश्न दिया, डिस्कशन को सुनना बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि जानते इसमें क्या होता है, मैं उत्तर दे भी सकता हूँ ऐसे, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, आपने देखा उत्तर दिया, कमेंट्स किया, मैं चाहूँ तो ऐसे ही एक वीडियो अपलोड कर दूँ, सारे आंसर्स में नीचे दे दूँ, या किसी सर की जब वीडियो अपलोड, अभी मैथ वाले गुरुजी की वीडियो आपने देखा तो चाहता तो मैं उसकी वीडियो के नीचे लिंक दे सकता था, या एक छोटा सा इमेज जोड़ता था कि पहले का उत्तर ये, दूसरे का उत्तर ये, ऐसे कर सकता था। लेकिन भाई मेरे उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। आप पूरी वीडियो देखोगे ठीक है, लेकिन उससे हमारे चैनल को तो लाभ हो सकता है, लेकिन आपको क्या लाभ होगा? और आपके लाभ से ही मेरा लाभ जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो कहते नहीं है कर भला तो हो भला, यहां नहीं कि हो भला तो कर भला, ऐसा नहीं है, कर भला तभी होगा भला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो साइकस पौधे के बारे में आप जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है 11वां प्रश्न, कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैविक उर्वरक का कार्य करता है, यानी कि जैविक खाद के रूप में कार्य करता है? कौन सा ऐसा जीव है? तो ये हरी नीली शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गा जिसे कहा जाता है। ये हरी नीली शैवाल है और ये खेतों में जब पानी लग जाता है
धान के खेतों में, तो एक परत जम जाती है, यानी कि जो खेत होंगे, खेत की जो मिट्टी होगी, ये जो टेक्सचर जो मिट्टी ऊपर की होगी वो बिल्कुल काली काली दिखने लगती है, बिल्कुल उसमें काई पड़ जाती है। तो ये काई ही जो है इसमें खाद का काम करती है। फिर जब पूछता इसी में प्रश्न कर लेता है कि चावल के खेत में जब काई लग जाती है तो कौन सी गैस का निर्माण होता है, तब मीथेन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है 12 नंबर प्रश्न कह रहा है बीसीजी के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। बीसीजी के टीके की खोज किसके द्वारा की गई, यानी कि आपको बताना टीबी का टीका किसने बनाया था। तो टीबी का टीका यहाँ पे बैसिलस क्लेमेट गुटियर ने बनाया था यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से नाम सुन लीजिए एक बार, बैसिलस बैसिलस गुटियर ने इनका निर्माण किया था। ठीक है, बीसीजी का टीका आपको पता है ना, बीसीजी एक जीवाणु जनित रोग है और ये क्या करती है, ये हमारे फेफड़े को इफेक्ट करती है। अगर बात करते हैं तो टीबी के जो टीके के अलावा अगर हम बात करते हैं, डॉट दवा होती है। टीबी दिवस कब मनाया था ये आप हमें बताओगे। और एक प्रश्न और आपके लिए छोड़ जा रहा हूं, टीबी का टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं टीबी आपकी जो बीमारी है उस टीबी में, यानी कि कैसे उसकी जांच करते हैं, उसको कैसे मालूम चलेगा भाई इस व्यक्ति को टीबी है। ठीक है, चलो आगे प्रश्न अगली ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न पे देखिए। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। अब देखो ये आरबीसी की संख्या कैसे निकाल सकते हो। आरबीसी की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि आरबीसी कहाँ होती है। देखो ब्लड होता है, ब्लड में अगर हम कहें, समझना एक इसी में क्वेश्चन था भी, बहुत लोगों ने गलत भी किया है। ठीक है, ब्लड यानी कि रक्त की बात कर ले, या रक्त कर ले इसको, रक्त में अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, यहाँ पे 55% प्लाज्मा होती है, 45% ब्लड में, दोनों मिलकर के बनते हैं ब्लड। ठीक है, ध्यान समझना। अब ये प्रश्न अभी बाद में आएंगे इस पे, क्योंकि प्लाज्मा पूछा गया है कि प्लाज्मा में वाटर कितने परसेंट है, इसमें प्रश्न आपका है। अब ब्लड जब ये बन के आ रहा है तो ब्लड में ये कैसे निकाल दो। अब जो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा को अलग कर दो, इसमें 45% पे चले आओ, तो 45% में 3 चीजें होती हैं। यहाँ पे होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये प्लेटलेट्स होती है, ये 3 चीजें होती हैं। अब पूछा जा रहा है कि आरबीसी की जांच कैसे होगी, यानी आरबीसी की काउंटिंग कैसे करेंगे। बोलते नहीं आपकी आरबीसी कम हो गई, आपकी आरबीसी बढ़ गई है, तो ये कैसे मालूम चलता है। रेशियो गड़बड़ दोनों का हो जाता है। ये जो है 600, देखिए ये होगा 1 और ये होगा 600। ठीक, ये रेशियो होता है इन दोनों में। तो ये रेशियो कम हो गया, कैसे कम हो गया, कैसे मालूम चला कम हो गया। तो ये आता है हीमो जो होता है साइटोमीटर, एक होती है हीमोसाइटोमीटर। जब देखिए जब हमारा ब्लड निकाला गया 1 ml 2 ml जो भी, तो ब्लड को उसमें रख करके जो जिसमें परफिल्म में डाल करके उसको हीलिंग मशीन में डाल के हीलिंग करते हैं। क्योंकि डायग्नोस सेंटर में अगर आप रहे हो तो आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे पड़ोस में ही एक डायग्नोस सेंटर है, तो मैं उनके यहाँ इस चीज़ को मैंने लाइव देखा है कि वो कैसे रीडिंग करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं। तो हीलिंग मशीन में कम से कम 5 मिनट तक, वो 10 मिनट तक वो हीलिंग करती रहती है। और हीलिंग करने के बाद उस परख नली में प्लाज्मा ऊपर, आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स, ये स्टेप बाय स्टेप बन जाते हैं। प्लाज्मा बिल्कुल येलो हल्के रंग का ऊपर आ जाएगा, उसी ब्लड से सब कुछ अलग हो जाता है। अब प्लाज्मा को हल्के से यानी डिप करके निकाल लिया जाता है, प्लाज्मा को अलग, प्लाज्मा की काउंटिंग हो जाती है, फिर डिप करके आरबीसी को काउंटिंग की जाती है, फिर उसका डब्ल्यूबीसी की जाती है। इसी प्रकार सारी काउंटिंग हम कर लेते हैं। तो जब हम आरबीसी को काउंटिंग करते हैं तो हीमोसाइटोमीटर यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है, और हीमोग्लोबिन के यहाँ प्रश्न आता है कि आरबीसी किसका घटक है, तो आरबीसी हीमोग्लोबिन का घटक है, ये बताया गया। आपको प्रश्न मिलेगा भी, देखिएगा आगे मिलेगा। तो इस प्रश्न को उस प्रश्न से जोड़ लीजिएगा कि यार ये प्रश्न किससे किस प्रकार जुड़ रहा है। ठीक है, चलो आइए समझ में आ गया, वो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि आरबीसी की संख्या, अच्छा हाँ ये प्रश्न हो गया है, कॉरलैंड स्टीनर, हाँ ठीक है, कॉरलैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। कॉरलैंड स्टीनर जानते कौन है। कॉरलैंड स्टीनर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी बी और ओ। इसके बाद देखिए अभी एक और आया है आपका गोल्डन ब्लड आया है, गोल्डन ब्लड आपने देखा होगा ना। ठीक है, एक ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप की खोज हुई है, ये किसने खोज किया है, ये है कॉरलैंड स्टीनर, और इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था।
ठीक है, कब मिला था? 1930 में। ये सब याद कैसे रखना है देखो, बिल्कुल बहुत मस्त, अगर मस्ती से पढ़ोगे तो याद रहेगा, लेकिन कभी बोरिंग अगर कर लिया तो फिर याद नहीं होने वाला। देखो ध्यान समझना, ये जो 1930 है, अगर ध्यान से देखो, हमारे इतिहास में 1930 में एक ऐसी घटना घट रही है, गांधी जी की दांडी यात्रा आपको याद होगी, और यही दांडी यात्रा आगे चल करके सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल जाती है। तो गांधी जी की दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसी वर्ष 1930 में ही हम बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कोई डाउट? नहीं डाउट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्योंकि मैंने एक प्रश्न उसमें किया है ना कि विश्व का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये शायद आगे प्रश्न है, तो यहाँ पे डिस्कस करने कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, विश्व में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखो आ गया, विश्व में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अब 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को मिला है, तो 1930 यानी कि 1901 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक है, 1901 में ये पुरस्कार शुरू हुआ, तो सबसे पहले किससे मिला है? काफी लोगों ने उत्तर दिया पे यहाँ पे है। अगर हम बात करते हैं, प्रभास के भी उत्तर हैं, शालिनी के भी उत्तर हैं, शिखा अवस्थी के भी उत्तर हैं, लेकिन अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए, क्योंकि मैं किसी के नाम को, जैसे पिछली बार क्या हुआ, मैंने नाम लेके बताया, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये आंसर दिया है, हालांकि आंसर तो ओपनली है, कोई भी पढ़ सकता है, तो उसमें नाम लेकर के किसी को एज अ हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं पर्सनली, कि इन्होंने ये लिखा है। मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि इन्होंने ये उत्तर दिया है, बस क्या बोलूंगा कि हाँ इन्होंने ये उत्तर भेजा नहीं है, इतने लोगों ने ये उत्तर दिया है, बस। ठीक है, अब ये नहीं, ये पर्सनली किसी को हर्ट करना हो जाता है कि वो व्यक्ति हर्ट हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ कमेंट्स आए थे व्हाट्सएप पे कि सर प्लीज ऐसे करके आप नाम करके सार्वजनिक बेइज्जती मत किया करिए सर। ठीक है, क्योंकि मेरी डांट जो है, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपके बड़े भाई की तरह हूँ, मेरी डांट मार करके प्लग करके बुरा मत मानिएगा। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन प्यारी सी बिटिया है जिसने ये कहा कि दीपक भैया हमेशा डांट दिया करते हैं, डांटा करते हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा। बिटिया समझ जाए कि अगर पढ़ोगे नहीं तो मैं डांटूंगा जरूर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया 1901 में किसे पुरस्कार मिला पहली बार शुरुआत, वो है रॉन्टजन, एक्सरे खोजकर्ता जो थे रॉन्टजन, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। तो विश्व का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रॉन्टजन को मिला था। साथ में एक दो लोग को और मिला, लोगों ने उनका नाम दिया। जैसे एक प्रश्न जानते क्या होता है, इस प्रश्न को अगर मैं आपसे जोड़ना चाहूं, और जैसे कहता है ना कि एक होता है, एक कहता है प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपने देखा है कपिल शर्मा जो शो है, तो कपिल शर्मा जी प्रेजेंट ऑफ माइंड उनका बहुत ही तेज है कॉमेडियन के रूप में, एज अ कॉमेडी, एज अ कॉमेडी उनके पास ज्यादा अच्छी होती है। कैसे जवाब देना, हाजिर जवाबी समझ सकते हैं आप उन्हें, आधुनिक युग का बीरबल समझ सकते हैं आप उनको। तो अगर आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हो, उसमें मैं अपने आप को एब्जॉर्ब करता हूं कि जो ये प्रश्न था, क्या प्रश्न आपसे था कि विश्व का पहला नोबेल पुरस्कार किसे देगा? हालांकि 3-4 लोगों को मिला था, लेकिन नाम इन्हीं क्यों आ रहा है? तो आपको पता है कि 1954 में हमारे देश में पुरस्कार शुरू किया गया था, भारत रत्न, और भारत रत्न एक साथ 3 लोग को ही मिल सकता है, इससे अधिक लोगों को नहीं दिया जाता है, आपको पता होगा ना। अब पहला नाम पहले रिकमेंड जो किया गया था वो सीवी रमन जी का किया गया था, लेकिन ग्रहण करने कौन पहुंचा? वो पहुंचे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर हो गया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सीवी रमन जी का नॉमिनेशन पहले हुआ था। तो यही प्रक्रिया है, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि रॉन्टजन का नाम आपको पहले लिखना है और लोगों का नाम नहीं लिखना है। रिकमेंड कौन किया गया ये मतलब नहीं मायने रखता है, मायने ये रखता है कि जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, हीमोग्लोबिन किसका प्रमुख घटक है? तो हीमोग्लोबिन आपको पता है किसका प्रमुख घटक है? आपको हीमोग्लोबिन आपको बताया गया था किसका प्रमुख घटक है? आरबीसी, यानी कि क्या कहते हैं, सबसे उसका प्रमुख मेल उसका घटक होता है आरबीसी का, और हीमोग्लोबिन में हीम नामक पदार्थ पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और समझ लीजिएगा, इसमें लोहा यानी आयरन, Fe और मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है ये मिलकर बनती है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी होते हैं? दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आपको अच्छे समझ में आएगी। होता क्या है, जिसमें ए एंटीबॉडी होती है उसमें एंटीजन बी होता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडी बी होगा। ठीक इसी का उल्टा चलता है, अगर बी में है तो बी में ए होगा लेकिन वो बी होगा। ठीक है, ऐसे ही ए बी में दोनों मिलते हैं, एंटीजन भी और एंटीबॉडी भी। लेकिन ओ वाले केस में ये नहीं होता है। ओ वाले केस में ओ जो पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों जो करके हैं दोनों पाए जाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी। उसमें एंटीबॉडी हो तो एंटीजन नहीं होगा। यही दिक्कत होती है कि जो देखो यहाँ पे पूछ रहा है किस वर्ग के बॉडी में दोनों एंटीबॉडी, यानी एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन होता ही नहीं है। तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं इस चीज को भली भांति जानता हूं कि मेरे अंदर एंटीजन बन ही नहीं सकता, एंटीजन नहीं एंटीबॉडी है। अब देखो यहीं से एक प्रश्न समझना, यहीं से एक प्रश्न को अच्छे से लेके चलो।
जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग हैं, आप में से भी बहुत से लोग होंगे, मैं भी हूं, तो ओ पॉजिटिव होना एक अच्छी सी बात है, एक फख्र की बात है, क्योंकि आप यूनिवर्सल डोनर बन जाते हो। आपको ऊपर वाले ने, गॉड, भगवान ने या जो भी गॉड ने, उन्होंने ऐसा बनाया है कि आप सबकी सहायता कर सकते हो ब्लड के कभी ऐसे मामले में आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, करना भी चाहिए। एक साल में एक बार तो कम से कम कर ले, कम से कम, अधिकतम 2 बार आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड डोनेट करते रहा करो। ठीक है, ऐसे बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और बॉडी ग्रो अप जल्दी करती है। ठीक है, लेकिन होना भी चाहिए, ये नहीं कहा गया कुछ दिन देने पहुंच जाना। ठीक है, राजस्थानी गन्ना ऐसो और खून देने पर पहुंच गए हो। ठीक है, हीमोग्लोबिन पहले अपनी जांच कराने के बाद ही आपका ब्लड लिया जाता है, पता है ना आपको। 14 से उसके बीच में पुरुषों का है, महिलाओं का 12 के आसपास है, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब समझो, अब यहाँ पे जो बताया गया एंटीबॉडी और एंटीजन वाले जो केस में, इसमें क्या होता है कि ये जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, इसकी बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी दोनों है, एंटीजन तो है नहीं। ठीक है, अब एंटीबॉडी इसमें नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये समझना ध्यान से, अगर इस ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का विवाह किसी महिला यानी किसी स्त्री से होता और उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, यानी कि बी नेगेटिव है या ए बी नेगेटिव है या ए नेगेटिव है या कोई भी वो ओ नेगेटिव में अगर चली गई, ओ नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओ नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई ब्लड ग्रुप में अगर नेगेटिव में है और विवाह हुआ इन दोनों का, तो इन दोनों की जब विवाह होने के बाद अगर इनका जब फिजिकल रिलेशनशिप होगा, तो ये दोनों में अगर हम कहें तो इनके घर किलकारी, यानी कि बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। माँ अपने बच्चे को ही अपने ही हाथों मारने लगती है, यानी गर्भ में ही उसका गर्भपात होने लगता है, और इसी रोग को कहते हैं ब्लड फिटारिस रोग, एक डिजीज है, इसे कहा जाता है। अब तो साइंस काफी आगे निकल चुका है, तो पहले बेबी को आप दवा के उस पर आप वो जो है आप जीवित कर सकते हो, ला सकते हो, यानी कि जीवित रह सकता है वो, फर्स्ट डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन सेकेंड डिलीवरी नहीं हो सकती फिर। ठीक है, ये बिल्कुल समझ लीजिएगा। इस केस में बहुत ध्यान समझने वाली बात यहाँ समझिए कि ये चीज में इसीलिए एंटीबॉडी और एंटीजन इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको कि एंटीबॉडी अगर बात करते हैं, जैसे अगर आप बात की जाए तो मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, अब सपोज दैट मुझे ब्लड देना पड़े, लोगों को भाई मुझे ब्लड चढ़ाना पड़े, लेकिन ब्लड चढ़ाने से पहले अब ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल पा रहा है रेयर केस में, लेकिन ब्लड मुझे बहुत जरूरी है, मुझे आवश्यकता ब्लड की है कि भाई अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब इस केस में डॉक्टर जो होगा मेरे पेरेंट्स से या जो भी मुझे व्यक्ति लेके गया उससे पूछेगा इनका ऑपरेशन पर कभी हुआ है, ये कभी ऑपरेट हुआ है इनका ऑपरेशन, तो बताना नहीं ऑपरेशन का नहीं हुआ है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है, ब्लड कभी नहीं चढ़ाया, मुझे नहीं गया है, तो मेरी जान बचाने के लिए फर्स्ट टाइम में कुछ ml या कुछ तक हमको ब्लड किसी भी उसका चढ़ा सकते हो, लेकिन कुछ फर्स्ट टाइम, एक बार लाइफ में, दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऑपरेशन आपका हुआ है, आपको कभी ब्लड भविष्य में चढ़ा है या कुछ ऐसे ही ब्लड चढ़ा है आपको, तो आपकी जान बचाने के लिए भी 10 ml 20 ml भी नहीं चढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम हो, एकदम फ्रेशर हो और आपकी ब्लड सैंपल नहीं मिला, किसी ब्लड की बात हम कर रहे हैं, तो उसकी जान बचाने के लिए किसी भी ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है। अभी हाल ही में जो ब्लड ग्रुप खोजे गए हैं, ओ गोल्ड, आपको शायद पता होगा ना, ओ गोल्ड आपने नहीं है, ओ गोल्ड ब्लड भारत में सिर्फ बॉम्बे और उड़ीसा में आपको मिले हैं, 2 लोगों के पास हैं, दक्षिण भारत की ओर चले और एक उधर में, तो आपको इतने मिले। ठीक है, कभी इस पर हम जब ब्लड के चैप्टर पढ़ेंगे तो ब्लड चैप्टर में हम इसको अच्छे डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आप परेशान मत होना, क्योंकि ब्लड यानी कि साइंस वगैरह बात करें, बायो पे तो अच्छी खासी थोड़ी बहुत पकड़ हमारी इतनी है कि आपको हम बता देंगे कि हाँ चलो जी ठीक है, कैसे क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें नहीं है। अब ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पे देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, मनुष्य के निद्रा अवस्था में आरबीसी की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आती है। देखना यहाँ पे, समझना, मनुष्य की निद्रा यानी हम जब सो रहे होते हैं तो बेखबर सो रहे हैं, जब सोते हैं तो आपने देखा होगा जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी सांस जो होती है बहुत धीमे धीमे चलती है। किसी व्यक्ति को यानी घर में अगर देखिए कोई सो रहा होगा तो उसकी जो सांसें होती है, यानी कि पेट जब आप ऐसे हो तो सांसें तो जल्दी फूलते रहते हैं, पूरा फूलता है वो, लेकिन जब सो रहा होता है व्यक्ति तो बहुत कम, जैसे कहते हैं ब्रीथिंग बहुत कम होती है, सांस बहुत धीमे धीमे चल रही है, तो सांस तो धीमे चल रही है, लेकिन आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, आरबीसी बॉडी में क्या होंगे, तो आरबीसी में 5% की कमी आती है। ये नोट कर लीजिए, पूछा गया प्रश्न है 5% की कमी। यहां पे आपको लिखा होता है कमी होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात, उत्तर कमी बिल्कुल सही है, लेकिन कितने प्रतिशत की कमी है, तो 5% की कमी है, होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला यहां पे देखो, फिर अगला प्रश्न कह रहा है, अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर की लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर ऊंचाई पर गए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहां पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ठीक है, आप समझना ध्यान से। मान लेते हैं पहाड़ों पे गए, जैसे अभी गर्मी बहुत पड़ रही है तो गर्मी का मजा लेने के लिए लोग कुल्लू मनाली चले जाते हैं,
ठीक है, यहाँ नैनीताल जाते हैं, पालन खेत जाते हैं, रानी खेत जाते हैं, तो चलो भाई चले गए, मसूरी चले गए, अब जा रहे हैं। तो आपको पता है कि इनकी जो औसतन ऊंचाई है वो आसपास यानी कि 2000 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई नॉर्मल होती है, आराम से पहुंच सकती है, इतने उसमें है। आप अगर गए तो आप जमीन से यानी कि जो समुद्र तल की जो ऊंचाई है उससे 2000 यानी कि 2 किलोमीटर आप ऊपर चले गए, ऊंचाई पर चले गए। जब ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको पता है कि वायुमंडलीय प्रेशर कम हो जाता है, ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय प्रेशर कम होगा। जब वायुमंडलीय प्रेशर कम होगा तो 2200 किलोग्राम का जो वायुमंडलीय प्रेशर पड़ रहा था आपके ऊपर वो कम हो गया। जब वो कम हो गया तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उड़ जाते हैं, ये रहते नहीं, ये उड़ जाते हैं क्षोभ मंडल से, जैसे लास्ट पहुंचते तो उड़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये नहीं तो अब आपको क्या करता है अपनी भाई देखो, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, आरबीसी का जो काम है ऑक्सीजन को पकड़ करके वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, यानी फेफड़े में उसको ऑक्सीजन से वहां से पकड़ करके सप्लाई करने का काम होता है उसका, ये काम होता है आरबीसी का। ठीक है, अब जैसे मैंने सांस ली, ये सांस अंदर गई, अब सांस निकली तो सांस में जो अंदर गई तो उसमें ऑक्सीजन रह गई, बाकी चीजें बाहर निकली। अब ऑक्सीजन को पकड़ करके जो आरबीसी है वो पूरी बॉडी में फैलाएगी, पूरी बॉडी में लेके जाएगी। इस काम में उसको प्रॉपर चाहिए, लेकिन जैसे ऊंचाई पर गए ऑक्सीजन मिलना नहीं रहा, वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो गया। अब हमने सांस तो ली, लेकिन हमें उसमें ऑक्सीजन नहीं मिली, ठीक है, ऑक्सीजन कम मात्रा में थी, ऑक्सीजन बहुत कम थी, मॉलिक्यूल्स बहुत कम थे उसके। तो ब्रेन हमारा तुरंत कहता है भैया ऐसा है, मजदूरों की संख्या बढ़ाओ, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है वरना मैं भी हैंग हो जाऊंगा, मतलब भैया स्विच ऑफ हो जाएगा, तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, जब मैं बेहोश हो जाऊंगा या गिर जाऊंगा तो तुम सब टूट फूट जाओगे। तो फिर ब्रेन ये मैसेज भेजता है, जैसे ये मैसेज भेजता है वैसे अंदर जितने भी वर्कर्स काम करने वाले हैं, डब्ल्यूबीसी आरबीसी जितने भी, तो आरबीसी भैया तुम बढ़ो, तुम जाओ, तो आरबीसी संख्या बढ़ा देते हैं, ऑटोमेटिक बॉडी उनकी संख्या को बढ़ा देता है। तो बॉडी जब देखो यहां समझना 1 किलोमीटर में जाने पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 30% की वृद्धि आती है आरबीसी, ये आरबीसी में 30% की वृद्धि है भैया। देखो 5% की कमी थी सोते समय, 30% की वृद्धि हो रही है कब, जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तब। ठीक है, अब देखना यहां से ध्यान से एक बात और समझ लेना, यहां पे एक समस्या क्या आ रही है कि जब भाई आरबीसी बढ़ेगी तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन, उसका एक्शन रिएक्शन तो होगा ही होगा, पता है आपको होगा। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे ही बॉडी में वो 30% बढ़ती है तो बॉडी रेड होने लगती है, यानी कि लाल बॉडी होने लगती है। अब पहाड़ों पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी हाइट देखेंगे छोटे हाइट के होते, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं आप चले जाओ चाइनीज की ओर, इधर चले जाओ, जापान चले जाओ, तिब्बत चले जाओ, या पहाड़ी क्षेत्र चले जाओ, नेपाल चले जाओ, तो वहां के लोग कहते नहीं है अबे गुटका दिख रहा है, छोटा आदमी दिखा ना, तो आप देख रहे हो कि जो छोटा व्यक्ति दिख रहा है बॉडी उसकी पूरी रेड होगी, उसके नाक चपटे होंगे, नाक के जो गेट होते हैं ये फैले होंगे, यानी कि सांस बार बार लेना पड़ रहा है, नथुने फुलाने पड़ रहे हैं बार बार, हाँ भैया सांस दो। तो ये जब आप ज्यादा फूलेंगे तो ये फैल करके छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए जो पहाड़ों पर लोग होते हैं उनकी नाक चपटी होती है, नाक के जो छेद यानी कि जो गेट है ये फैले होते हैं, बड़े होते हैं। यही एक रीजन होता है कि आरबीसी की अगर बात करते हैं तो आरबीसी में जब यानी कि ऊंचाई पर जितनी ऊंचाई जाएंगे उतनी वायुमंडलीय दाब कम हो, प्रेशर जो है कम होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बॉडी आरबीसी में काम करना शुरू कर देगी, और आरबीसी का काम यही होता है कि भैया फटाफट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पकड़ो, तो इसलिए बॉडी वहां की रेड हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगला प्रश्न कह रहा है यहां पे, हाँ, टीबी के जीवाणु की खोज किसके द्वारा हुई थी। एक भी तो जीवाणु की बात की थी, अब टीबी के जीवाणु की बात की जा रही है। तो रॉबर्ट कोच आपने नाम सुना रखा होगा कि रॉबर्ट कोच नाम के व्यक्ति जी थे, वैज्ञानिक महोदय ने, उन्होंने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। टीबी जीवाणु जनित रोग है, इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, मैंने प्रश्न किया है, अभी आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। और इस वर्ष टीबी दिवस पर क्या थीम रखी गई है ये मुझे आप बताओगे। ठीक है, दिवस तो आपको हम चुटकियों में याद करा देंगे, चुटकियों में, ये बात ध्यान रखना। दिवस की थीम और दिवस से जो संबंधित जानकारी है वो पलक झपकते याद होगी आपको, इस बात की पूरी गारंटी ले रहा हूं दोस्तों। लेकिन आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना कि अभी जो हमने टीबी दिवस मनाया, क्षय रोग दिवस मनाया, उसमें टीबी पर इस बार यानी कि टीबी दिवस पर अगर हम बात करते हैं तो थीम क्या रखी गई है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हृदय 1 मिनट में कितने रक्त पंप कर सकता है। हृदय जो हमारा हार्ट है
वो 1 मिनट में कितने रक्त को पंप करता है, यानी कि फिल्टर करके उछालता है। यानी शुद्ध रक्त आपको यही मिलता है, पता है आपको, किडनी रक्त छानता जरूर है लेकिन लेकर के तो आता है, तो शुद्ध रक्त आपको यही मिलता है। इसीलिए देखो आपको सही मायने में कहा जाए तो जब डॉक्टर के पास बीपी को आप जब मापने जाते हैं, बीपी किसी का बीपी ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, तो बीपी मापक जो यंत्र होता है जिसे क्या कहते हैं, स्फग्नोमैनोमीटर बोलाता है। तो अब उसमें क्या होता है कि आप उसको ब्लड प्रेशर बीपीएल में आप यहाँ पे क्या होता है, उसमें बाएं हाथ पे लगाना है। बाएं हाथ पे लगाते हैं तो उसको पंपिंग करते हैं, बहुत टाइट और टाइट और टाइट होता है। कभी भी डॉक्टर दाएं हाथ पे लगाते हैं तो दाएं हाथ पे लगाने पर रीडिंग सही नहीं आती है। आप कभी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति सीरियस होगा तो डॉक्टर उसके बाएं हाथ पर ही लगाता है। क्लिनिक वाले जो आपके मोहल्ले में, गांव में खोल रखे होंगे, गली मोहल्ले में, वो आपके राइट हैंड पे लगा लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड पे ही जो है ब्लड प्रेशर यानी कि मापने का यंत्र है उसको बाएं हाथ पर ही लगाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा था कि रक्त कितना, ये हृदय कितने रक्त को पंप करता है, तो आप ये बात समझ लो कि जो हमारा रक्त, हमारी बॉडी का जो हृदय है, हार्ट है, ये रहा आपका, हम बताएं आपको, तो एक धड़कन में, यानी कि जब वो एक बार लब, यानी कि बात करते हैं लब और डब, ठीक है, एक बार लब डब की बात करें अगर, तो लब और डब, तो इन दोनों में वो जब एक धड़कन पूरी करता है तो 70 ml रक्त को वो पंप करता है, ठीक है। लब डब यानी कि हार्ट ऊपर गया और नीचे आया, ठीक, ये उस प्रकार काम करता है। जैसे आपको दिखाता हूं मैं प्रैक्टिकली, देखो ये सैनिटाइजर हम लोगों की मशीन है, तो जब इसको हमने एक बार ये दबाया और ये छोड़ा, देखो ये फौरन निकला, कुछ निकला ना ये, तो ये देखो ऐसे, ये देखो ये निकला, ये देखो टपक गया। तो ये जितनी बार ऐसे एक बार मारने पे ये पंप है, ये पंपिंग कर रहा है, यानी कि लाइव टेस्ट आप कर सकते हो। ऐसी आपकी पिचकारी होती है, पिचकारी या हैंड पाइप है आपका, एक बार आपने उठाया हैंडल नीचे गया, आपने हैंडल को दबाया, पानी फक से बाहर आया। यही प्रक्रिया हमारे हार्ट पर होती है। प्रैक्टिकली पढ़ लो एक बार, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना और कमेंट्स बॉक्स में कहना अगर आपको कुछ, जैसे कि देखो, अगर बुरा मत मानना इस चीजों को, तो जब बायो हम पढ़ते हैं तो हम अगर एक उसको लाइव में पढ़ें, लाइव मतलब समझ सकते हो आप, यहाँ पे हार्ट, हम मनुष्य का तो हार्ट नहीं ला सकते भाई, किसी को तो मारना पड़ेगा जान से, ये काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ एज मुर्गे का हार्ट, चिकन या फिर बकरे का हार्ट हम ला करके उसको दिखाकर उसका एज अ प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर आपकी इच्छा है, जिज्ञासा है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा, तो मैं आपको लाइव, यानी कि लंग्स जो फेफड़े हैं कैसे कार्य करते हैं और दिल कैसे कार्य करता है, तो उनको हम लाइव दिखाएंगे। पूरा पंपिंग यानी कि जब उसमें हवा जब भरेंगे तो वो फूल जाएगा और दिल कैसे धड़कता है वो पूरा दिखेगा, एक प्रोसीजर पूरा दिखेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप इसे सहमत हो तो मुझे भेजना, बताना मुझे कमेंट्स में। 70 ml रक्त एक धड़कन में निकालता है वो। अब 1 मिनट में पूछा रक्त कितना निकालता है, तो 1 मिनट में आपको पता है 72 धड़कन उसकी होती है, यानी कि रक्त स्वस्थ मनुष्य जो दिल की धड़कन है 72 बार वो ऊपर नीचे होता है। अब 72 इंटू 70 ml रक्त निकला है, 72 दिल की धड़कन है, तो ये 1 मिनट में रक्त आपका निकल के चला आया। अब आप सीधे से कर लो, यानी कि 4 से 5 लीटर, यानी कि 4.5 के आसपास निकल के आएगा, तो आप 4 से 5 लीटर का आंसर उत्तर आता है। हालांकि कुछ लोगों ने 6 लीटर दिया है, ठीक है। जब बॉडी में हमारे 5 से 6 लीटर ब्लड होता है वो पुरुषों में है, 4 से 5 लीटर यानी कि 4 से 5 या 5.5 वो महिलाओं में होता है। तो हमें दोनों का औसतन यहाँ पे आंसर देना होता है, ठीक है, ये समझ लेना आपको, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में मजा आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल बने रहिएगा और समझते रहिएगा बिल्कुल। आपको देखो हिस्ट्री पॉलिटी, ये मेरे मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी, यानी पॉलिटी मेरा मेन, जिसे कहते हैं मेंस, मैंने उसी से दिया है, तो पॉलिटी मेरी ज्यादा रहा है, पबैड पॉलिटी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री इंटरेस्ट बहुत रहा है हिस्ट्री से, ठीक है, वो है। अब उसका साइंस देखो, इतनी तैयारी कराने के बाद, यानी कि आईएएस की तैयारी करने के बाद इतना साइंस तो आ ही जाता है कि आपको समझाने भर का इतना योग्य तो हो जाता हूँ। लेकिन अब साइंस का मैं अध्यापक बिल्कुल नहीं बन सकता हूँ कि हाँ साइंस के अध्यापक महोदय से वो पूरी बारीकियां बताएंगे, उतनी बारीकियां तो मैं नहीं बता सकता। उनके लिए साइंस के टीचर, जैसे ही आपको, जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो गुरुजी जब आना शुरू करेंगे तो साइंस की वीडियो वही बनाएंगे। लेकिन जितना भी आपको अगर सेटिस्फाई मुझसे आप हैं तो आप बताइएगा, जितनी हो सकती है मैं उतनी वीडियो आपको बताता रहूंगा, जो मेरा बेस्ट टॉपिक है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे कह रहा है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है। मैंने आपको अभी पिछले यहाँ बताया था प्लाज्मा में, जब यहाँ मैंने बताया था, तो प्लाज्मा जो होता है, देखो यहाँ मैंने आपसे कहा था कि 55% प्लाज्मा होती है, 45% उसमें लाल रक्त कणिकाएं सब लोग मिला के होती हैं, ठीक है, यानी रुधिराणु होते हैं, वो तुम्हारे होते हैं 45%। अब 55% अपने आप में हो गया 100%, ठीक है, समझना। ये 55% की बात जब हम करते हैं, ब्लड की बात की, तो ब्लड में मैं आपको बताया था ना कि 55% प्लाज्मा होता है और 45% रुधिराणु होते हैं ये आपके, ठीक है। अब देखो
ये बात होती है। तो ये तो अपने आप में रहा क्या, ये हो गया अब अपने आप में 100%। अब इसका पूछा जा रहा है कि ये 100% अगर है तो बताओ भैया इसमें वाटर कितने परसेंट है, पानी। तो ये 90 से 92% पानी होता है, ठीक है। कहीं 90 मिलता है, कहीं 92 मिलता है, तो आपको दोनों उत्तर लगाना है। 90 में से 92 यानी कि दोनों में से एक मिल जाएगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक। अब समझ गए, क्योंकि जब कभी हमें चोट लगती है या हमें वहां से वो जो ब्लड निकलना बंद हो जाता है तो पीले रंग का एक प्लाज्मा निकलता है, देखते हो वो पानी से निकलता है। कहते हैं यार ये पानी कैसे निकलता है, ये बॉडी में प्लाज्मा जो निकल रहा है, प्लाज्मा में टोटल पानी ही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन से रोग मानव शरीर के ब्लड बैंक को क्षतिग्रस्त करते हैं। यहाँ पे प्रश्न मैंने घुमा दिया था, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया। कौन से रोग में या कौन सा रोग मानव शरीर के ब्लड बैंक को, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, एक प्रश्न में दो प्रश्न है, समझना। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, आपको पता है स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, तिल्ली हिंदी में उसका नाम है। तो स्प्लीन को खराब कौन रोग करता है, किस रोग में वो खराब हो जाता है, यानी कि ब्लड बैंक खराब हो गया तो किस रोग में खराब हुआ भाई, तो वो आपको पता है कि तिल्ली खराब होती है मलेरिया में। आपको पता है ना, मलेरिया जब रोग होता है तो मलेरिया में स्प्लीन पर ही हमला होता है, स्प्लीन खराब होता है। डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाती है, मलेरिया में जो होगा तो ये आपका स्प्लीन डैमेज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे उत्तर देना है मलेरिया। ये ऐसे देखो, मेरे प्रश्न जो ऐसे होंगे ना दोस्तों, मेरे प्रश्न वास्तविकता में बताऊं अगर, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि 5 प्रश्न अगर मैं दे रहा हूं तो 5 में कम से कम 6-7 प्रश्न हो। लिखा पढ़ी तो 5 रहेंगे वो, लेकिन जैसे एक एग्जांपल तुमको देता हूं मैं, उत्तर देना है तुम कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। एक प्रश्न पूछ लेता हूं मैं, ठीक। प्रश्न मेरा ये है, इसको समझाने का अच्छा तरीका है कि आपको मैं प्रश्न दूं। मेरी ऑफलाइन क्लास में मैं ऑप्शन नहीं देता हूं, मैं हिंट देता हूं, मैं हिंट दूंगा। जैसे भाई मैंने प्रश्न किया था कि भाई पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में पूछा, जो 1-2 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनसे मैंने पूछा तो वो नहीं उत्तर दे रहे थे, तो मैंने उनको हिंट दिया, अरे भाई उसने एक्सरे की खोज की थी। अब हाँ सर समझ में आ गया हमको सर, हाँ सर रॉन्टजन। बच्चे को ऐसे पढ़ाना है हमको, ऑप्शन नहीं देना हमको। अब मैं तुमको एक प्रश्न दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा तुमको इसी प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न कैसे छिपे थे स्प्लीन वाले में। देखना, ये बताओ हमको, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के किस संप्रदाय को अपनाया था। ऑप्शन समझना, प्रश्न को समझना, भी ऑप्शन भी दूंगा आपको, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म के किस संप्रदाय को अपनाया था, ठीक। अब ऑप्शन ले लो, श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान। ये 4 मैंने उत्तर दे दिया आपको, ठीक। अब इसका कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना, मैं इसका उत्तर अभी वीडियो के एंड में दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यहां समझ में आ गया होगा ना, ये प्रश्न टॉपिक समझ में बिल्कुल आ गया। चलो आगे देखते हैं। यहां पे नपुंसकता रोग किस विटामिन की कमी से होता है। नपुंसकता रोग की अगर हम बात करते हैं, नपुंसकता रोग जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई जिसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन नपुंसकता रोग होता है। विटामिन ई का जो मुख्य स्रोत है वो अंकुरित अनाज है, तो आज से अंकुरित अनाज खाना शुरू कर दीजिए और अपनी ब्यूटी को बढ़ाना शुरू कर दीजिए ना, ब्यूटी विटामिन से कहा जा रहा है ना, ठीक है। खाते पीते कुछ देखिए, विटामिन बहुत जरूरी है। विटामिन चाहे ई हो, चाहे ए हो, चाहे के हो, चाहे बी हो, विटामिन बहुत जरूरी। विटामिन के बिना बॉडी एक सिर्फ डब्बा दिखाई देगी और कुछ है नहीं, स्टेमिना वगैरह कुछ नहीं होती है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, घड़े में पानी का ठंडा बना रहना किस प्रक्रिया पर निर्भर है। तो घड़े में जो पानी ठंडा बना रहता है वो कैसे रहता है, ये समझना। घड़े में पानी ठंडा जो बना रहता है, यहां पे ऑप्शन अगर सुपरलेटिव डिग्री निकाली जाए तो वो कैपिलरी होगी, ठीक है, राइट आंसर। लेकिन अगर ऑप्शन कैपिलरी नहीं मिलता आपको तो आप वहां पे लगाओगे क्या, आप वहां पे लगाओगे वाष्पीकरण। समझना ध्यान से, भाप बनकर के उड़ जाना। इसीलिए घड़े को एक गीले कपड़े से ढका जाता है, भाप बनकर के पानी उड़ता रहता है, घड़े में पानी स्थिर बना रहता है। अगर कपड़ा नहीं लपट जाएगा तो जो घड़े के जो पोर होते हैं, देखो समझो, अब आपको समझाता हूं मैं, 1 मिनट समझना। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन साथियों ध्यान से देखते रहिएगा। देखो टेक्निकल टीम से निवेदन है कि टेक्निकल टीम जरा देखती रहे कि भाई बच्चों को दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं। अब देखो ये घड़ा बन गया हमारा, ठीक है। अब घड़ा अगर हमारी बात करते हैं तो घड़े के क्या होते हैं, घड़े में जो ये जो पोर आपका बन के आ रहा है, ठीक। अब आपका जो ये पोर है ये घड़ा है, अब ये आपका रहा तलवा, ठीक है। अब समझना इसमें
ये जो आपके पोर हैं, ये जो ऊपर जो घड़े में पोर बने होते हैं, ये मिट्टी के जो कण बने होते हैं, मिट्टी के अणु बने होते हैं, इनसे क्या होता है कि पानी बाहर थोड़ा सा आता है और हवा चलती है और हवा से ये फिर निकल जाता है, यानी कि ये वाष्पीकरण उड़ जाता है। समझ रहे हो ना आप? इसीलिए इसको पहले कपड़े से रैप कर देते हो, गीले कपड़े से रैप करके इसमें गीले कर देते हैं, ताकि हम बार बार घड़े को गीला करते रहते हैं, ताकि कपड़ा गीला हो, कपड़ा फिर सूख जाएगा, कपड़ा गीला हो, फिर सूख जाएगा, तो जो पानी का लेवल इसमें भरा था वो लेवल बना रहेगा। लेकिन अगर आपने घड़ा घर में रखा है जिसमें गर्मियां हैं, तो गर्मियों में घड़े का पानी बेस्ट होता है। मैं खुद घड़े का पानी ही पीता हूं, तो मैं खुद का प्रैक्टिकल तुम्हें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो अब होता क्या है कि मैंने घड़े पे कपड़े नहीं लपेट रखे हैं, लेकिन जब भी मैं घड़े को मैं फुल करता हूँ, रात में फुल कर देता हूँ, ठीक है, भर दिया मैंने, साफ करके भर के रख दिया, ढक्कन लगा दिया इसके ऊपर, बंद कर रख दिया। सुबह जब मैं देखता हूँ तो पानी इतना हो जाता है। आखिर ये इतना पानी गया कहाँ? इतना पानी गया कहाँ? तो इतना पानी जो कम हुआ, ये पानी ये एज अ वाष्पीकरण हुआ और वाष्पीकरण से पानी ठंडा हुआ और ये ठंडा बना रहा। ठीक है, समझना यहाँ पे। अब ऑप्शन क्या था? पहले आपको कैपिलरी लिखना था, फिर वाष्पीकरण लिखना था। अब वाष्पीकरण भी नहीं रहेगा तो आप पृष्ठ तनाव लिखोगे, सरफेस टेंशन लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे 3 उत्तर हुए, देखो कैपिलरी हुआ, वेपराइजेशन हुआ और यहाँ पे फिर सरफेस टेंशन हुआ। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। ड्राइंग पे मेरे हंसना नहीं, समझ में आया? हाँ, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे पहाड़ों पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भाप बनना शुरू हो जाता है, यानी कि पानी खौलता है? प्रश्न का उत्तर इसी के प्रश्न को घुमा दिया गया। आपको ये नॉर्मल मिलता है, पहाड़ों पर कितने डिग्री तापमान पर पानी खौल जाता है। मैंने खौलना नहीं लिखा, मैंने भाप बनना शुरू लिख दिया, थोड़ा सा प्रश्न की भाषा को चेंज किया। अब यहाँ पे देखो 76 डिग्री तापमान पर, यानी कि 76 डिग्री तापमान पर पानी जो है वो खौल जाता है पहाड़ों पर। हमारे समुद्र तल पर यानी जमीन पर कहें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी खौलता है। तो यहाँ पर इसीलिए खाना देर में पकता है, क्योंकि पानी जल्दी खौल गया। लेकिन चावल का जो मॉलिक्यूल्स है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटता है ये, तो इतनी डिग्री तापमान बनाने में बार बार पानी को खौलाना पड़ेगा, तब तो तापमान वहां पहुंच पाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ यानी कि जमीन पर खाना तो आराम से पहुंच गया, 110 डिग्री तापमान चाहिए, एक बार खोला और तापमान मिला तो हमारा ये खाना बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहाड़ों पर हमारा खाना देर में इसलिए बन रहा है क्योंकि पानी वहां भाप बन के जल्दी उड़ जा रहा है, इसलिए दिक्कत हमें हो रही है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है आपसे, कह रहा है तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर निर्भर है? तो तारों का जो टिमटिमाना है, कहते हैं टिम टिम करते तारे अनेक। आपने गाना सुन रखा होगा ना, तो ये तारे टिम टिम क्यों करते हैं? गाने भी बने हुए है ना। तो टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, देखो होता क्या है, हमारे जो ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो हमारे पास यहाँ पे है, जो क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, जो मंडल हमारे पास है जिसकी ऊंचाई जमीन से लेकर यानी समुद्र तल से लेकर के 14 किलोमीटर तक होती है। एनसीईआरटी 14, बाकी 16 तक लिखा होता है। इसमें धूल कण होते हैं, बहुत से धूल कण होते हैं। तो वो धूल कण क्या करते हैं, वो विजुअली रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे प्रकाश आए, बहुत तारे भाई प्रकाश वर्ष दूर हैं, हल्का सा उनका प्रकाश भी आ रहा है तो वो क्या होता है, वो हिलने डुलने लगता है, तो हमको लगता है तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन तारे टिमटिमाते नहीं है, वो बस इस कारण दिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है, अगला प्रश्न है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक कौन सा होता है? तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक आपको पता है कैंची है, कील उखाड़ने वाला औजार, यानी कि देखो आगे मुड़ा होता है वो, ऐसे कील को फंसाए और ऐसे दबा दिए, उखड़ गया, तो वो ये प्रथम वर्ग के हैं। द्वितीय वर्ग में अगर हम कहें कौन सा आएगा, सरौता जो डली काटने वाली, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई। तृतीय में कौन सा आता है, तृतीय वर्ग का उत्तोलक अगर कहें हल है, ठीक है, मनुष्य की जो कोहनी ये हाथ है, चिमटा को इसे दसपना कहा जाता है वो है। अब मेरा एक प्रश्न आपके लिए है कि बताओ मनुष्य का जो जबड़ा है वो किस वर्ग का उत्तोलक है? ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है, उत्तर मुझे देना है, क्योंकि तीन ही होते हैं, तीनों में से किसी को निकाल लेना, कमेंट बॉक्स में उत्तर मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला प्रश्न कह रहा है 30 नंबर प्रश्न, एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, उसके खड़े होने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सा प्रश्न है यार। इसी प्रश्न को अगर हम घुमा कर लेके जाएं कि ठंडी में पेंडुलम वाली घड़ियां फास्ट हो जाती हैं, जबकि गर्मियों में वो स्लो हो जाती हैं, क्यों? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आवर्तकाल पर निर्भर होता है। वो लड़की जो थी, जो झूल रही थी झूला, ये जिसे मान लेते हैं ये झूला, वो झूल रही थी, ठीक है, इतनी उसकी ऊंचाई थी, यहाँ पटरे पर वो बैठी ये झूल रही थी, ठीक है। अब उसका आवर्तकाल ये जा रहा था, ये जा रहा था, वो आवर्तकाल, ठीक है, झूलना हो रहा था, ये झूल रही थी। लेकिन अब ये लड़की खड़ी हो गई, तो इसका सेंटर जब ये खड़ी हुई, सेंटर पॉइंट यहाँ आ गया इसका। अब ये आवर्तकाल छोटा हो गया, यानी कि आवर्तकाल बहुत जल्दी यानी कि वो बहुत दूरी नहीं तय करी, यहाँ दूरी तय करने में लंबा समय लगता, अब उसको कम समय लग रहा है, तो आवर्तकाल कम होगा,
यही कारण होता है जब पेंडुलम वाली घड़ियां ठंडियों में, धातु की घड़ी अगर पेंडुलम धातु का है तो धातु सिकुड़ती है, धातु छोटी हो गई तो पेंडुलम जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी जब होगा तो घड़ी क्या होगी, घड़ी फास्ट हो जाएगी। गर्मियों में धातु फैलती है तो पेंडुलम थोड़ी सी फैल गई, जब फैल गई तो वो दूर तक जाएगी, देर तक जाएगी और देर तक आएगी। तो इसलिए क्या होता है, फिर इसलिए ये होगा कि भाई अब यहाँ पे आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा, और घड़ी जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी फिर लेट तो हो ही जाएगी। ठीक है, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ, जब मौसम साफ होता है तो बैरोमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है ना कि जब बैरोमीटर का यानी जब मौसम साफ होगा तो पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, स्थिर बना रहता है यानी कि ठीक ठाक है, मौसम ऐसे रहेगा। अगर गिरा वो अचानक से तो यानी कि आंधी तूफान तेज आने वाले हैं, वर्षा होने वाली, जब कम होगा तो वर्षा होगी नॉर्मल से, लेकिन बहुत तेजी से गिरना तूफान का आना होता है। ठीक है, समझ रहे हो, या ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर का पूरा पूरा मामला होता है। अभी देखा आपने तूफान जो आ रहा है, अभी एक और जो आने वाला देख रहे हैं, आपको चेतावनी दे दी गई है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर टकराने वाला है, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लो प्रेशर क्रिएट होने का मतलब जानते होता है कि देखो आज कुछ ना करना, अपने घर पे जाना, अभी मतलब अभी जब घर पे ही तो होगे ना, कहाँ लॉकडाउन में घूम रहे होगे, तो अब क्या होगा, ये जो टब तुम्हारे घर में रखा है इसमें जो पानी भरा होगा, एक खाली मग लेना, यानी कि जो जग है खाली, जो उसमें मग को सीधे डुबोने की कोशिश करो, डूबेगा नहीं, वो पानी बाहर की ओर धकेल देगा उसको। लेकिन तुम जब डुबाओगे तो यहाँ पे तुमने प्रेशर क्रिएट किया, यहाँ पे तुमने हाई प्रेशर दबाया, हाई प्रेशर से पानी क्या हुआ, इधर की ओर भागा पहले। ठीक है, ये पानी बाहर निकल के गिर गया, कुछ पानी निकल के टब से गिर गया, लेकिन जब ये डूब जाएगा अंदर तो डूबा तो यहाँ पे गड्ढा बन गया, जगह कम हो गई। अब जब गड्ढा बन गया तो वो गड्ढा यानी कि जो मग गया वो गड्ढा बन गया। अब इधर से यहाँ पे लो यानी कि जो हाई था बाहर की ओर, ये यहाँ पे एचपी हाई हुआ, यहाँ पे एलपी यानी लो प्रेशर आ गया। अब वापस यही पानी बहुत तेजी से घूम के इसमें भरने आएगा, तुरंत आपका मग्गा पर झपकते ही भर जाएगा। ठीक है, यही चीजें होती हैं आपके एज अ वायुमंडल में, समझ रहे हो अपना, यही होते हैं। बैरोमीटर जब पारा गिरेगा यानी कि लो प्रेशर गिरेगा और फिर ये हाई हो जाएगा तुरंत। आगे चलते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज नियम किस पर आधारित है। आर्किमिडीज सिद्धांत है वो प्लवन के नियम पर आधारित है। देखो आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डूबती है, तो ये पता ना, वस्तु का भार वस्तु हटाएगा द्रव के भार के बराबर होगा तो वस्तु पानी पर डूबती हुई तैरेगी। लेकिन प्लवन के 3 नियम हैं, वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अगर कम होगा तो वस्तु पानी की सतह पर तैरेगी, वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा तो पानी में डूबी हुई तैरेगी, लेकिन वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से ज्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। यही प्लवन के 3 नियम हैं, और आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो प्लवन के नियम पर आधारित है, प्लवन के सिद्धांत से ही वो अटैच है। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है। देखो ये जो 50 प्रश्न थे इसमें 30 प्रश्न बायो के थे, 20 जो इसमें 15 प्रश्न इसमें जो थे वो थे क्या नाम है उसके बायो फिजिक्स के थे, और केमिस्ट्री के लाभ में उससे केमिस्ट्री प्रश्न रखे गए थे। ठीक, हाँ, तो अब यहाँ पे देखो प्रश्न पूछ रहा है आपसे, घंटे वाली सुई का जो आवर्तकाल वो कितना होता है। तो घंटे वाली सुई यानी कि 12 बजे अगर घंटे वाली सुई चलना शुरू कर रही है तो 12 बजे जब उसका आवर्तकाल यानी जब वो पूरा चक्कर लगाकर आएगी तो उसका एक आवर्तकाल कहलाएगा। भाई चलना जहां शुरू की, भाई झूला अगर यहाँ झूला था, झूला चलना शुरू किया तो आवर्तकाल जब वापस आएगा तभी तो आवर्तकाल माना जाएगा। यहाँ था झूला, यहाँ से इधर गया, फिर वापस आकर फिर रहेगा, फिर तो ये आवर्तकाल एक हुआ उसका आवर्तकाल ना। तो इसी प्रकार जो घंटे वाली सुई है जब ये पूरा चक्कर लगाकर घूम के आएगी तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, 12 घंटे में घड़ी का एक चक्कर लगाकर चली जाती है, तो आवर्तकाल कितना होगा, 12 घंटे होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है एकॉस्टिक विज्ञान का संबंध किससे है। अब देखना, एकॉस्टिक विज्ञान जो होता है ये अगर तुमसे बात करें ध्वनि का विज्ञान है। ध्वनि की इसमें बातें होती है, एकॉस्टिक जो विज्ञान है ये ध्वनि की बात, इसमें ध्वनि का है। ये बहुत हिट क्वेश्चन और ये बहुत कम लोगों को पता था, आई होप मुझे लगता है, जहां तक कमेंट्स में भी इसका जिक्र बहुत कम लोगों ने किया है, नहीं कहा जाए तो ना के बराबर है। अब 35 नंबर प्रश्न कह रहा है इको साउंडिंग क्या होता है। देखो इको साउंडिंग में 2 प्रकार की होती है। इको साउंडिंग यानी कि आवाज का इको होकर के लौट आना, टकराना या सीधे सीधे निकल जाना, चमगादड़ की तर्ज पर काम करना, रडार की तरह बिल्कुल काम करना। तो ये होता है समुद्र की गहराई पता करने के लिए, समुद्र में जो चीजें हैं उनको टकरा कर वापस आने के लिए ये इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कहोगे सर जी समुद्र की गहराई तो हम नापते हैं फैदोमीटर से, और समुद्र की जो वस्तु छिपी होती है उसको नापते हैं हम किससे, सोनार से। छिपी वस्तु को पता लगा सोनार से लगाते हैं ना भाई, तो वहां पे इको साउंडिंग का भी प्रयोग होता है। चलो आगे देखते हैं, पारे का हिमांक
पारे का यानी हिमांक मतलब पारे का जमना कितने डिग्री तापमान पर है, तो कितना होता है, तो ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पारा ऑलरेडी एक ऐसी धातु जो लिक्विड अवस्था में होती है, तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो हिमांक है, ये ध्यान रखना। आप देखो ध्यान से, यही 39 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कहा जाए स्तनधारी जीवों में, यानी कि जो स्तनधारी जीव हैं उनमें सबसे गर्म खून वाले प्राणी का तापमान बॉडी का इतना है, वो होती है बकरी। बकरी स्तनधारियों में सबसे अधिक गर्म खून वाला प्राणी है। इसका ब्लड यानी तापमान कितना होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके ब्लड का होता है, हमारा 37 होता है। आपको पता होगा क्योंकि कोरोना काल में इसी को चेक किया जा रहा है तुरंत पहले। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे साधारण बातचीत कितने डेसिबल पर होती है, तो जो हम साधारण बातचीत जैसा भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये ज्यादा है, ये 40 से प्लस में है, ये 60 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे हमें तेज बोलना पड़ रहा है। माइक में आपको आवाज भी देनी है, हो सकता है माइक में कोई दिक्कत हो, आपकी आती है सर आवाज नहीं आती, सर आवाज बहुत स्लो आती है, इसलिए कभी भी तेज बोलना पड़ता है कि हो सकता है माइक में कुछ दिक्कतें आ गई हो या सेल वेल खत्म हो गया, क्योंकि लॉकडाउन में भी तो चीजें हो सकती हैं, कहाँ रिपेयर कराने जाऊंगा, तो थोड़ा तेज बोलना पड़ता है कि भाई चलो आवाज आप तक पहुंचे। तो ये 60 डेसिबल तक हम चिल्ला रहे हैं आपके सामने, ठीक है। लेकिन बातचीत पूछी गई, जैसे सामान्य बातचीत, ओ भैया कैसे हो, क्या हाल चाल है, कब आए हो, ये जो बातचीत हो रही, नॉर्मल बातचीत हो रही है, ये होती है 30 डेसिबल तक, ठीक है। 30 से 40 के बीच में होती है, 30 35 होती है, 40 बहुत है, ऐसा होता नहीं है। कभी अमिताभ बच्चन महोदय को देखेंगे जब उनके डायलॉग्स होते हैं, तो वो सामान्य बातचीत में जब बात करते हैं तो 30-40 चलता है, लेकिन अचानक से उनका 10 चला जाता है, क्या बात करते हैं, तो ये नीचे चला जाता है, तो ये बिल्कुल नीचे चला गया इनका, ठीक। यही चीज आपको समझनी है। अब हम जो रात में, यानी कि मैं मजाक कर रहा हूँ थोड़ा सा, जो हमारे जो थोड़े आशिक भाई मेरे हैं, आशिक थोड़ा स्वभाव के लोग हैं भाई, आज के ज़माने में कौन आशिक नहीं है, तो जब वो बात करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से रात में, तो वो जो डेसिबल होता है वो 10 से 15 डेसिबल के बीच में होता है। कैसे हो, क्या हाल चाल है, खाना खाए कि नहीं खाए, तो ये जो बातें होती हैं तो ये जो बातें होती है ये सिर्फ होती है 10 से 15 डेसिबल तक, ठीक है। तो ये डेसिबल ध्यान रखा करिए, चिल्ला के बात करना, ओए दिमाग ठीक है, तमीज से बात करो, ये जो आपने चिल्लाया ये तुरंत आप 60-70 तक पहुंचना शुरू कर गए, यानी सन्नी पाजी ओए बहुत मारूंगा, तुरंत आप पहुंच गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो कह रहा है किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे दर्पण का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जितनी लंबाई आपकी हो उसका आधा कर लीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आया हुआ प्रश्न है। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो 5 फुट 5 इंच की हाइट का आधा कर लो, सीधी सी बात है ना। यहाँ पे अगर 5 फुट की 2.5 फुट इधर हो गया और 5 उधर यानी 2.5 उधर, तो 2.5 फुट 2.5 हमको चाहिए अपनी हाइट का पूरा अच्छा देखने के लिए। जिम में देखते हैं आप, जब जिम में लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं, तो अक्सर वो ऐसे ही लगाए जाते हैं मेजरमेंट के लिए, ताकि आपको अपनी बॉडी दिख जाए, लेकिन वहां उत्तर लेंस ज्यादा लगे होते हैं, ताकि बॉडी आपको दिखती है बड़ी बड़ी फुली दिखती है, बाइसेप्स बन गए, घर पे आए देखा तो कुछ है ही नहीं, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है किस लेंस की क्षमता, यानी किसी लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो वह किस प्रकार का लेंस है। सिंपल सी बात है, अगर प्लस है तो आंख बंद करके भाई उत्तल लेंस लगा दो, आंख बंद करके उत्तल लेंस लगाओ। अगर माइनस होगा तो यहां अवतल होगा, सीधी सी बात। प्लस तो उत्तल, माइनस तो अवतल, ये बस कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉनकेव कॉन्वेक्स, प्लस में कॉनकेव होता है, उसमें कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे 40 में देखते हैं, नाभिक की खोज किसने की थी। रदरफोर्ड महोदय ने की थी नाभिक। ये प्रश्न तो बताने लायक ही नहीं है, रदरफोर्ड महोदय ने की थी। सबसे हल्की धातु कौन सी है, वो है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम, जिसके मोबाइल फोन की बैटरी बना हुआ करती थी। अभी जो छोटे फोन आते हैं जियो वाले, जियो फोन की जो बैटरी है देखिए वो निकाल के, तो वो लिथियम धातु की बनी हुई है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे सबसे भारी धातु जो कौन सी है, वो है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। यहां पे देखो अगला कह रहा है बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, तो बीटा किरणों पर भैया ऋणात्मक चार्ज होता है। देखो ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा और ये होता है गामा। अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये आप मानते हैं, गामा सीधे सीधे किरणों को भेजते हुए निकल जाती हैं गामा किरणें, ठीक है। इन्हीं की तर्ज पर एक्सरे की खोज हुई थी। चलो आगे चलते हैं। मानक ताप कितना होता है, मानक ताप जो माना जाता है न्यूनतम, वो 8 डिग्री से शुरू होता है मानक ताप। ये 8 डिग्री का आंसर सीधे सीधे रहेगा। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था, तो पीएच पैमाने का पता लगाया था सोरेनसन ने लगाया था, सोरेनसन, ठीक है। सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच मान का पता लगाया। नहीं, पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो एसिड है, 7 से ऊपर है तो वो क्षार है, यानी कि बेस है, ठीक है। यहाँ एसिड है, वहां पे बेस है। 7 पर है तो वो उदासीन है,
ठीक है, इसलिए कहते हैं पानी का स्वाद कैसा है, पानी उदासीन है, ठीक, ना वो नमकीन है ना वो छारा है, लेकिन ब्लड नमकीन है। और ब्लड का पीएच मान 7.4 था, देखो नमक से ऊपर चला गया ना, 7 से ऊपर गया यानी नमकीन, 7 से कम यानी कि खट्टा एसिड, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो जब भी आप उसको अगर ब्लड ऐसे उंगली बचपन में कट गई तो आपने क्या किया बचपन में, यार उंगली कट गई मेरी, आपने ब्लड सक करना शुरू कर दिया, तो जैसे ही ब्लड को आपने मुंह में लिया वैसे ही आपको नमकीन नमकीन लग रहा होगा, ठीक है, ये समझ में आपको आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोजले की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, आप बताओगे मुझे, ठीक है, मोजले की आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है, तो वायुयान के निर्माण में पैलेडियम जो होता है, एक धातु होती है पैलेडियम, तो पैलेडियम धातु का प्रयोग करते हैं वायुयान के निर्माण में। वायुयान हल्के धातु होगी, वो मेटल होगी, लेकिन वो बहुत हल्की होगी ताकि एयर को आसानी से निकाल सके। मेरा प्रश्न यहां से अब ये है, आप बताओ समुद्री जहाज का निर्माण किस धातु से किया जाता है, ये कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक ताप पर गलने वाली धातु कौन सी है, यानी कि यहां पे कहा जाए किस धातु का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है, तो वो आपका होता है, आपको पता है बल्ब के जो तंतु हैं किसके बनते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। तो टंगस्टन एक ऐसी धातु है जो सबसे अधिक तापमान पर गलती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर कहा जाए तो 3600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। बहुत से लोगों ने लोहा सोच रखा होगा, लेकिन लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1500, इसका जस्ट आधा भी नहीं है यार, सीधी सी प्रश्न की बात करो, ठीक है, समझना। अब यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है सबसे कम तापमान पर गलने वाली धातु कौन सी है, सबसे कम तापमान पर, यहाँ पे देखो सबसे अधिक तापमान की बात है, सबसे कम तापमान पर गलने वाली धातु कौन सी है। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में पूछूं कि हाथ में रखने पर गल जाने धातु कौन सी है, या चाकू से कटने वाली धातु कौन सी है, तो वो सीधी सी बात आती है भैया, उसका नाम है गैलेनियम। इसका नाम ही देखो, गलने से गैलेनियम, गलने वाली धातु गैलेनियम, गा से गलना, गा से गैलेनियम, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारी बॉडी का तापमान इसके तापमान के बराबर है। अगर हमने इसको धातु को मुट्ठी में पकड़ लिया तो ये पिघल जाएगी, यानी क्या बात है, आप तो यानी कि धर्मेंद्र पाजोगे कसम, हाथ में पकड़ा पिघल गई, क्या कमाल की बात है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे लास्ट प्रश्न आपके लिए क्या है, जल कितने प्रकार के होते हैं, तो जल कितने प्रकार के होते हैं, तो जल की अगर हम बात करते हैं, जल सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, कठोर जल होता है और मृदु जल होता है। आपको पता है ना कि जब जो डिटर्जेंट होता है, पाउडर होता है, उसको हम पानी डालकर रगड़ने अगर किसी कपड़े पे और झाग नहीं निकलता है तो वो कठोर जल है। मृदु जल में झाग अधिक निकलता है। ये कठोर जल और मृदु जल की कॉन्सेप्ट आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा कि कठोर जल की पहचान कैसे होती है, मृदु जल की पहचान कैसे होती है। तो ये रहे आपके क्विज, यानी कि जो आपका क्विज था, तीसरा नंबर क्विज आपको दिया गया था। पहले पॉलिटी आपने देखा, फिर हिस्ट्री देखा, आप साइंस देखा, आप ज्योग्राफी का नंबर है, लेकिन ज्योग्राफी का नंबर अभी नहीं आने वाला है, आप परेशान मत हो, क्योंकि कल मंडे है और कल से आपको जो आपके लिए एक आपसे कोशिश की गई थी, वादा तो नहीं किया गया था कि हाँ, लेकिन वादा ही समझिए उसको, कि आपके एक दिन में 3 क्लासेस दी जाएंगी। पहले हिस्ट्री होगी, फिर मैथ होगी और फिर क्विज होगा, अगले दिन फिर पॉलिटी होगी, फिर मैथ होगा और फिर क्या होगा, उसके बाद डिस्कशन होगा। ये आपको बताया गया था ना, पूरा टाइम टेबल देखिएगा, टाइम टेबल आपको मिल भी जाएगा, अभी दे दिया जाएगा। तो कल यानी कि सोमवार और कल से प्रॉपर तरीके से ये सब कुछ जो शेड्यूल है वो चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इधर 2 दिन थी, 2 दिन आपको सही से वीडियो नहीं मिली, टाइम उसका सही नहीं था। टाइम अब बिल्कुल फिक्स कर दिया जाएगा, कितने बजे आपको वीडियो मिलनी है, मिल जाएगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कल से हो जाइए तैयार। और ये हिदायत दे रहा हूं, समझा रहा हूं प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मेरी बिटियाओं मेरी, ठीक है, खास तौर पर शिखा अवस्थी जी और हेमा मिश्रा जी आपको बता रहे हैं अच्छे से कि प्रश्न के उत्तर दे दिया करिए, और अगर उत्तर नहीं आए तो मैं कसम घर में आकर मरूंगा, ठीक है। पिटाई पक्का होगी, समझ लो, सिलेक्शन होने वाला ऐसे नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे आप लोग, पढ़ाई करिए, उत्तर देते रहिए, और जो टॉप पर बने हैं प्रभास जी, आप देखना है आपको टॉप पर कितने आप बने रहते हो। फर्स्ट करना बड़ी बात नहीं होती है, अपनी पोजीशन को बनाए रखना ही ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, ठीक है। तो अगले क्विज के लिए तैयार रहिएगा, यानी कि मंडे है तो मंडे की जो क्विज क्या होगी, वो हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है तो हिस्ट्री की क्विज होगी, तो हिस्ट्री की क्विज पे तैयार रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद साथियों।